नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। नेतन्याहू की सेना का रुख देखकर लगता नहीं कि मिडिल ईस्ट की जंग इतनी आसानी से खत्म होगी। एक के बाद एक दुश्मनों का खात्मा कर इजरायल ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। इस बार याना सिनवार का खात्मा कर दिया गया और यही याया सिनवार जिसकी तलाश नेतन्याहू की सेना शिद्दत से कर रही थी। मिस्र के पास राफा बॉर्डर की एक इमारत में छिपे हुए सिनवार को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मिसाइल हमले में मार गिराया। उसकी तस्वीरें भी आईडीएफ की तरफ से जारी की गई हैं। हमास के चीफ सिनवार की मौत से ठीक पहले का वीडियो सामने आया है जिसमें तबाह हो चुकी इमारत में बैठा हुआ याया सिनवार तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है। वही सिनवार जिसे खान यूनुस का कसाई कहा जाता है। लाचार सा नजर आ रहा ये शख्स वही याया सिनवार है जिसे हमास का उसामा बिन लादेन भी कहा जाता है। डीएनए रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि मारा गया शख्स याया सिनवार ही है। 7 अक्टूबर 2023 का दिन इजरायल कभी नहीं भूलेगा जब हमास के हैवानों ने सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहा दिया था। 27 सितंबर को जब इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारा तब ईरान ने जबरदस्त काउंटर अटैक किया। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर करीब 200 मिसाइलें दागी जिसमें खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल फतह भी शामिल रही। इजरायल लगातार अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है। हानिया से लेकर मोहम्मद डैफ और सिनवार तक मारे जा चुके हैं तो इधर नसरल्लाह से लेकर हासिम सैफुद्दीन का खात्मा हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी? क्या ईरान और इजरायल के बीच सीधी जंग अब तय है? क्या मिडिल ईस्ट की इन दो महाशक्तियों के लिए दुनिया भर की महाशक्तियां जंग के मैदान में कूद पड़ेंगी? क्योंकि एक तरफ इजरायल है जिसके साथ अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश हैं। दूसरी तरफ ईरान है जिसके साथ रूस और चीन जैसी महाशक्तियां हैं। दहाड़ में आज हम मिडिल ईस्ट की टेंशन पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले नेतन्याहू ने क्या कहा सुनिएगा। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. I also have a message of hope to the peoples of the region. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. सिनवार का मारा जाना मेरे विचार से इजराइल भी एक कड़ी के रूप में देख रहा है ना। ये एक इंडिविजुअल लीडर मारा गया है, कोई और लीडर उभर के आ जाएगा, कोई नहीं भी आएगा। तो देखिए ये जो हालात हुए हैं अभी गाजा में हो रहे हैं, हज़ारों आतंकी और पैदा हो रहे हैं होंगे। तो इजराइल का चैलेंज ये है कि सिनवार को एलिमिनेट करा, अब बाकी और हमस को भी एलिमिनेट कर ले, टॉप लीडरशिप को, बट गाजा में नॉर्मलसी कैसे लाए, वो एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न हो गया है इजराइल के लिए। अगर मानिए आज नेतन्याहू कह भी देते हैं चलिए हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, हमने हमस का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका लीडर मार दिया जो मास्टरमाइंड था, और इनका सारा हमने वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दिए, हम रोकते हैं, अब क्या होगा? ये सबसे बड़ा एक चैलेंज हो गया है। तो आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल यही कि सिनवार की मौत से मिडिल ईस्ट में क्या और जंग भड़केगी? क्या इजरायल पर फिर से हमला करके ईरान बदला लेगा, काउंटर अटैक करेगा? ईरान इजरायल अगर भिड़े तो क्या महाशक्तियों में युद्ध तय है? हमास, हिजबुल्लाह लगभग खत्म है, लेकिन बंधक फिर कहां है? क्या ईरान ने पुराना हिसाब चुकता उससे करता हुआ इजरायल इस वक्त नजर आ रहा है? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। पूर्व राजनायक दीपक बोहरा इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। साथ ही पूर्व राजनायक आलोक बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत करना चाहूंगी के सिन्हा सर आपके साथ। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि याया सिनवार
को खत्म कर दिया है इजराइल ने। अब आगे क्या? हम क्या सीधे लुक फॉरवर्ड करें कि मिडिल ईस्ट में क्या होगा, या पहले इस बात की चिंता करें कि हु इज नेक्स्ट? अब अगला कौन? गाजा का भविष्य क्या होगा? के सिन्हा साहब। जय हिंद पूर्णिमा। जय हिंद सर। देखिए, आज का दिन जब हम ऑलरेडी 1 साल से भी ऊपर का समय है और आप देख रहे हैं कि खास करके गाजा में यहिया सिनवार का एक बहुत बड़ा ये था, चैलेंज था। उसने ही जो 7 अक्टूबर का ऑपरेशन लालस का मॉस्क का मास्टरमाइंड था वो मारा गया है। मगर जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको एक्सिस ऑफ एविल कहता है इजराइल, उसमें हमास एक डायरेक्ट फ्रंटल उसने आकर के और उसके जितने भी ईरान के प्रॉक्सीज थे उसके भी इसने लीड ली थी। मगर 80% मेरा ऐसा मानना है मिलिटरली, यदि आप मिलिटरली देखते हैं तो 80% जो हमास का खात्मा हो चुका है यहिया सिनवार के मारे जाने के बाद। यदि हमास ऐसा करता है कि बंधकों को वापस, क्योंकि डायरेक्ट मैसेजिंग है, नहीं तो देखिए हमास का तो आप ये लेके चाहिए। अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल में कोई कह रहे थे साहब कि 1000 खड़े हो जाएंगे लीडर। ऐसा नहीं है। क्या 1000 लीडर खड़े हो जाएंगे तो टेररिस्ट को आप उनको छोड़ देंगे? ये तो अप्रोच ही गलत है, ये सोच ही गलत है, और ये सोच कहीं लोगों से ऐसे चलती है, अदरवाइज ये दुनिया नहीं रहती। आप टेरर के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और इजराइल बहुत मुकम्मल लड़ाई लड़ रहा है ऑन बिहाफ ऑफ होल वर्ल्ड, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि ये यदि यहां पर यदि इनकी जीत होती है तो पूरे विश्व में टेररिज्म का एक नया स्थापना होगा, जिसमें पाकिस्तान भी छूटा होगा, भारत नहीं छूटा जाएगा। तो इनका जीतना और एब्सोल्युटली इजराइल डिटरमिन्ड है, और ये क्योंकि उनके पूरे अस्तित्व का, उनके जीने मरने का सवाल है। तो देखिए हमास का खात्मा होगा। लबनान में आपने देखा है हिजबुल्ला मोरलेस, वहां चेंज ऑफ रिजीम के बाद वो चीजें बदलेंगी। और उसके बाद देखिए जो हुतीज हैं ये सारे प्रॉक्सीज ईरान, और बाद में ईरान को नहीं बख्शेगा। आप ये लेके चलिए, मिडिल ईस्ट में ईरान के दिन नंबर्स हैं। ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो जाएगा ईरान, मगर जो जिस चीज को एविल एक एविल ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, जो एक्सिस बना रखी है, जो एक्सिस ऑफ एविल कहा जाता है टेररिज्म का, उसको उसका कहीं ना कहीं, हाँ भरे पल पे तो कोई कहेगा क्या किया आपने, क्या तो आप जिंदगी में ऐसे छोड़ दीजिएगा। यदि हम लोग भारत में भी जम्मू एंड कश्मीर में लड़ रहे हैं तो हम हाथ में दर्ज है कि और भी पैदा होंगे आतंकवादी। आतंकवादियों को सर कुचलना ही एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं। ठीक है, बिल्कुल। और इसके बाद जो नेतन्याहू की तरफ से स्टेटमेंट आया उसी के साथ आगे बढ़ते हुए, लेकिन आनंद मित्तल साहब भी हमारे साथ हैं, सीधे यूएसए से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के तौर पर। आनंद मित्तल जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूं, लेकिन उससे पहले दीपक वोरा आपके साथ आते हुए, क्योंकि जो स्टेटमेंट नेतन्याहू की तरफ से आया और उन्होंने कहा कि इतिहास में होलोकास्ट के बाद यहूदियों पर किए गए सबसे भयावह नरसंहार को अंजाम देने वाला शख्स हमने मार गिराया है, वो इस बात का जिक्र करते हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, कल को ये जंग खत्म हो सकती है अगर हमास बंधक बनाए गए हमारे लोगों को वापस लौटा दे। आपको लगता है कि नेतन्याहू यहां तक रुकने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके की लिस्टिंग तैयार कर रखी है नेतन्याहू ने और जिस तरीके से खुलकर अपफ्रंट पर वो हैं, मुझे लगता है टिक मार्क करते जा रहे हैं नेतन्याहू। इसको मार दिया, अब अगला नंबर किसका, फिर अब इसको मार दिया, अब अगला नंबर किसका। तो क्या सिर्फ अगर अपने लोगों को लौटा दिया जाए उनके तो जंग खत्म हो जाएगी, या नेतन्याहू की कोई नेक्स्ट लेवल प्लानिंग आपको नजर आती है? आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल के ऊपर और आपके पास इतने सारे विशेषज्ञ हैं। मैं जनरल सिन्हा साहब की बात सुन रहा था, मेरी क्या जरूरत है जब इतने ज्ञानी ध्यानी लोग आपके चैनल पर आते हैं। मेरी जानकारी बहुत कम है इनकी अपेक्षा। हाँ, 20 साल उस एरिया में रहा हूँ। ये जो आपने अभी जिक्र किया है कि ये सलवार नहीं, जो भी उसका नाम है, उसको मार दिया है, ये बहुत अच्छी बात हुई है। और ये कहना कि कितने सारे और मिनी सलवार खड़े हो जाएंगे, दैट इज उसका डोंट इवन टेक इट सीरियसली। बेसिकली शुरू से ये इजरायली कहते रहे हैं कि अब गाजा विल नॉट बी द गाजा जो पहले होता, पैलेस्टीनियन गाजा नहीं हो, अब यहाँ पर हमारी हुकूमत है, हम इनको वापस नहीं आने देंगे। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। वो कह रहे हैं हॉस्टेजेस हमें वापस कर दीजिएगा, फिर हम अपना अटैक कम कर देंगे, क्योंकि जो हमास है उसको तो हमने उड़ा दिया, फिर हम फोकस करेंगे हिजबुल्लाह के। ये उन्होंने नहीं कहा। मैम, हिजबुल्लाह क्या कर रहा है वहां पे? वो तो गाजा में नहीं थे ना, वो तो लेबनान में है।
तो उनके चाचा ताए भतीजे दामाद तो वो कुछ भी नहीं है, तो क्यों घुस रहे हैं वहां पर? तो नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट है उसको बड़े ध्यान से अगर आप एनालाइज करें, जो हमारी ट्रेनिंग है, 51 साल मुझे हो गए कूटनीति में, 73 साल की मेरी उम्र है, तो कहने का ये मतलब है हॉस्टेजेस दीजिए, फिर गाजा में जो करना है वहां पे हम शांति करेंगे, आप लोग बाहर भाग जाइए, और फिर उसके बाद हम हिजबुल्लाह और वो हूथी फूथी जो हैं यमन वाले, उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। फाइनली अभी जब इसको मारा है, आपने देखा होगा कि अमेरिका का वो जो ब्लिंकी बिंकी है, जो स्टेट डिपार्टमेंट वाला उनका विदेश मंत्री है, उसने कहा कि बड़ा अच्छा वो मार दिया, फिर उसका जो चमचा है डस्टबिन ट्रूडो, उसने भी बड़ा हाँ बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ब्लिंकन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, एक उन्होंने जो ट्वीट किया है, कितनी बार हमने ये सलवार से बोला कि चल जंग खत्म करने की बात करते हैं, उसने कभी हमसे बात नहीं की। यानी उनके कॉन्टैक्ट्स चल रहे थे और इजराइल की जानकारी के साथ ये कॉन्टैक्ट, इसको हम ट्रैक 2 कहते हैं, अक्सर हम ये करते हैं। जब हम हार जाते हैं फिर हम जांबाज सिपाही जनरल सिन्हा साहब को कहते हैं अब आप जाइए ठोक के आइए उनको, और जब ये ठोक देते हैं फिर हम कहते हैं वापस आ जाओ टेबल पे बैठ के हम हस्ताक्षर करें। This is what was going on, लेकिन सिनवार साहब नहीं माने। So the rest, as they say, is history. कौन उठेगा वहां पे? I don't know. कोई भी उठेगा? I don't know. ईरान क्या करेगा? कुछ नहीं। उसमें हिम्मत नहीं है कि वो कुछ करे, क्योंकि फिर से दुनिया देख लेगी कि वो नपुंसक और कमजोर है। जाहिर है इसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि सिनवार का चैप्टर अब क्लोज है, इसके साथ तो गाजा में सन्नाटा क्यों है, मुस्लिम देशों की चुप्पी, एक तरफ ईरान जिसने पहले काउंटर अटैक किया, अभी तक क्यों कोई ऐसा बड़ा स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला है। अनंग मित्तल साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो लगातार साथ देता रहा इजरायल का, ये भी फिलहाल कह दिया गया है जो बाइडेन की तरफ से कि 30 से ज्यादा देशों के 1000 नागरिकों की मौत का जिम्मेदार जो था याह्या सिनवार, उसको मार गिराया गया है। इजरायल अमेरिका पूरी दुनिया के लिए ये खुशी का दिन है, लेकिन जाहिर है कि जो ऑपोजिट साइड है वो तो अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अमेरिका फर्स्ट ऑफ ऑल इस मूव को इजरायल के नेतन्याहू के कैसे देखता है? सिनवार के बाद अब गाजा में क्या, कौन पैदा होगा, कौन नया लीडर होगा, कौन नया चेहरा होगा भी तो उससे कैसे टैकल करेंगे? बी। और दूसरा अनंग मित्तल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन ना होने के बावजूद इजरायल ने याह्या सिनवार को डेड कर दिया, जिसको डेड मैन वॉकिंग कहा जाता था, उसको मार गिराया। यह बड़ी उपलब्धि है इजरायल के लिए। जी हाँ, ये देखिए, इजराइल की नंबर 1 प्रायोरिटी है उनके बंधकों को रिटर्न करना, उनको वापस देना, उनको बिना किसी मुश्किल के वापस करना। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की प्रायोरिटी है पीस मेंटेन करना इन द रीजन। उनको महायुद्ध नहीं चाहिए, उनको ईरान से लड़ाई नहीं चाहिए, उनको और किसी कंट्री से वहां से लड़ाई नहीं चाहिए। तो उनका जो नंबर 1 प्रायोरिटी है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो है कि भाई पीस मेंटेन रहे। लेकिन देखिए 2011 में एक सोल्जर आईडीएफ का पकड़ा गया था, उस टाइम बंधक हुआ था, उसको रिटर्न करने के लिए इजराइल ने 1000 टेररिस्ट को रिलीज किया था उस टाइम। तो अब इजराइल को समझ में आ गया है कि रिलीज करना, अपनी साइड से प्रिजनर्स को रिलीज करना, टेररिस्ट को रिलीज करना, या उनको कोई किसी भी तरह की छूट देना बिल्कुल गलत है। और इस तरह से ही जो भी लोग बंधक लेंगे या टेररिज्म करेंगे, जिनको रिलीज किया गया था अनंग मित्तल साहब, उसमें याह्या सिनवार भी एक था, और उसके बाद उसने किस तरीके का आतंक काटा, कितना बड़ा वो प्रॉब्लमैटिक रहा इजरायल के लिए, वो सब जानते हैं। जी हाँ, तो कंक्लूजन यही है कि इस तरह के दरिंदों को मारना ही बिल्कुल सही रहेगा, और इनको बिल्कुल कोई छूट नहीं देनी चाहिए। इजराइल की तरफ से आज के बाद कोई भी नेगोशिएशन जो भी होंगी वो खाली बंधकों को रिटर्न करने के लिए होंगी, बट कोई भी जो लीडर आएगा वो उसको मारा जाएगा, उसको टेक आउट किया जाएगा। Nobody will be spared, basically. ठीक है। आलोक बंसल सर आपके पास आते हुए, और ये समझना चाहती हूं मैं आलोक बंसल सर कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट में एस्केलेट होती हुई टेंशन की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया पर इसका असर है, और जगह जगह जहां जंग का मोर्चा खुला हुआ है वो पूरे के पूरे एशिया रीजन को भी इक्वली इंपैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ईरान का स्टैंड, ईरान का अगला मूव क्या कोई आप देखते हैं, या फिलहाल जो मुस्लिम देशों की चुप्पी है इसको आप ऐसे देखते हैं कि सिनवार मरा तो मरा, उसकी लोकप्रियता वैसे ही घट रही थी, यहां तक कि वहां के लोग खुद सिनवार से परेशान थे। एक सर्वे रिपोर्ट भी ये सजेस्ट करती है, तो बहुत ज्यादा इसको क्या इंपॉर्टेंटली ले नहीं रहे हैं ये मुस्लिम देश? सर्वप्रथम पूर्णिमा, मैं राजनयिक नहीं था, तो ये बता दूं मैं पूर्व राजनयिक नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, बस भू राजनीति का। और
जहां तक सवाल सिनवार की हत्या है, ये महत्वपूर्ण इसलिए थी कि सिनवार के बारे में ये माना जाता था कि वो कभी मर नहीं सकता, वो कई बार इजरायली हमलों को एस्केप कर चुका था, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। क्या हम सिनवार के मरने से हमास खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। हमास एक विचारधारा है और विचारधारा को आप बॉम्बों और बुलेट्स से नहीं जीत सकते, आप गोलियों और बमों से विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। तो आप चाहे जितना भी कर लें, क्या क्या नेतन्याहू का प्रथम उद्देश्य होस्टेजेस की रिकवरी है? नहीं। अगर होस्टेजेस की रिकवरी होती तो 1 साल पहले कोशिश की गई होती, आज नहीं। 1 साल से ये युद्ध चल रहा है, होस्टेजेस को अगर रिकवरी करनी होती, बंधकों को छुड़ाना होता, तो आप कुछ तो बात करते, कुछ युद्ध होता, कुछ बातचीत होती, कुछ भी नहीं हुआ। अब 1 साल से नेतन्याहू का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, किसी तरीके से गद्दी पर बने रहे। जब उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल खत्म थी और लोअर थी, उनको मालूम था कि जिस दिन युद्ध खत्म हुआ उनकी गद्दी गई। अब उनके सौभाग्य से हिजबुल्लाह के खिलाफ जो उनके हमले हुए वो काफी सफल रहे, और हिजबुल्लाह के नेतृत्व को खत्म करने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी सडनली शूट अप कर गई है। अभी याह्या सिनवार के मरने के बाद एक बहुत बड़ी संभावना थी, अगर नेतन्याहू चाहते तो ये बोल सकते थे कि हमने अपना उद्देश्य खत्म कर लिया और अब हम नेगोशिएट करेंगे, अब हम युद्ध विराम की ओर चलते हैं। लेकिन नहीं, ये उनका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं अगले महीने, और साथ ही साथ वो ये भी जानते हैं कि अगर डेमोक्रेट पार्टी जीत गई तो उनके लिए उनका भविष्य बहुत खतरे में। लेकिन अगर वो इस युद्ध को चुनाव से तुरंत पहले अगर और ज्यादा भयावह कर दें और ज्यादा तेज कर दें, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों में दोनों ही तरफ के समर्थक हैं। जहां विश्वविद्यालयों में एक छात्र बड़ी संख्या में फिलिस्तीन समर्थक हो रहे हैं, वहां यहूदी भी बड़ी संख्या में डेमोक्रेट पार्टी के समर्थक रहे हैं। तो अगर ये युद्ध भयावह होता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप की विजय में परिवर्तित हो जाएगा, और इजराइल इस वक्त ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कमला हैरिस इस चुनाव में जीते। तो मुझे लगता है कि नेतन्याहू साहब चुनाव तक इस तरीके के खेल खेलते रहेंगे, और हो सकता और इसीलिए अमेरिका ज्यादा चिंतित है। अगर आपने देखा हो, याह्या सिनवार की हत्या के तुरंत बाद ब्लिंकन जो है इजराइल आए, क्योंकि उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से युद्ध शांत हो जाए। वो नहीं चाहते कि युद्ध इस वक्त बढ़े, तो यही उनकी चेष्टा है। क्या ईरान हमला करेगा? नहीं। ईरान को हमला करना होता है, ईरान पहले कर चुका होता है। ईरान के राष्ट्रपति इस वक्त शांति समर्थक हैं, वो चाहते हैं किसी भी तरीके से हो जाए। उन्होंने जो पिछली बार भी हमला किया, अमेरिका को बता के किया, कोई उसका फर्क नहीं पड़ा। वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था कि हमने ये हमला कर दिया। कुछ संगठन होते हैं जो नेतृत्व के चारों तरफ आधारित होते हैं, जहां नेतृत्व खत्म होने के बाद संगठन क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, जैसे एलटीटी था। हिजबुल्लाह काफी हद तक इस तरीके का संगठन था, और आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह की जो ताकत है उसमें काफी कमी हुई है, काफी कमजोर हो गया है हिजबुल्लाह। और इसी कारण इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो लोकप्रियता है वो बढ़ी है। लेकिन हमास ऐसा और संगठन नहीं है, हमास एक विचारधारा है। फिलिस्तीनी जो है प्रभावित हैं, उनके क्षेत्र पर कब्जा है। मुझे नहीं लगता कि फिलिस्तीनियों को क्या एक्सटर्मिनेट कर सकते हैं। क्योंकि आलोक बंसल साहब, आपने कहा कि हमास एक विचारधारा है, तो फिर तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी है ना। आप अगर खुद ओवरऑल हमास की अगर आप बात करेंगे, तो अगर वहां पर छोटे छोटे गुट पैदा हो जाएंगे, तो जो जिस पर भारी पड़ेगा फिर तो राज वही करेगा ना। क्योंकि अगर आप ओवरऑल आप गाजा की बात करें तो उसमें अस्थिरता इसकी तरफ बढ़ेगी। कोई हमास चुनी हुई सरकार तो वहां की थी नहीं ना, एक तरफा शासन एक तरीके से वहां पर चल रहा था। जी, हमास को वहां पे शासन करने के लिए इजराइल की हुकूमत ही जिम्मेदार थी, क्योंकि वो जो है अपने समझौते को क्रियान्वित नहीं करना चाहते थे। जो 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसपे नॉर्वे में समझौता हुआ था, उसको नहीं इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे। उन्होंने हमास को फैसिलिटेट किया गाजा पे आधिपत्य जमाने के लिए, जिससे कि फतह की सरकार ना हो, जिसके कि पूरे एक फिलिस्तीन अथॉरिटी से नेगोशिएट ना करना पड़े। ये तो रही बात, और हकीकत तो यह है कि जब हमास ने हमला किया उससे पहले भी वो रिहर्सल कर रहे थे। तो इजरायली सुरक्षा सेनाओं की कमियों को हम उसके ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते। लेकिन हाँ, हमास ने आतंकवादी हमला किया, उसको असर मिलना चाहिए था, उसका जवाब मिला, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और हमास के जो है, हमास को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन हमास को जो नेतन्याहू का उद्देश्य है कि हम हमास को खत्म कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बमों और बंदूकों से आप किसी
विचारधारा को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता आपके पास आना चाहूंगी, और मैं जान रही हूँ दीपक वोरा साहब और अनंग मित्तल साहब इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे। जो यूएस का जिक्र अभी अभी आलोक बंसल जी की तरफ से किया गया, उस पर मैं अनंग मित्तल आपका टेक लूंगी और दीपक वोरा साहब भी इस पर काउंटर रखना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले विनोद दत्ता साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि अब और कौन, मैंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की, फिर अगर आप गाजा में देखेंगे तो इस्लामिक जिहाद, पॉपुलर रेजिस्टेंट कमिटीज, ये लोग भी वहां पर हैं। ऐसे में जाहिर है कि अगर आप एक याया सिनवार की बात करेंगे जिसको खत्म कर दिया गया, डेड मैन वॉकिंग कहा जाता था, गला काट देता था, जो इजराइल का समर्थक होता था, फिर वो फिलिस्तीनी क्यों ना, उसका भी वो गला काट देता था, उसका खत्म होना किसी के लिए प्लस हो सकता है। लेकिन वहां पर ये जो छोटे छोटे समूह हैं जो शायद अपने वर्चस्व की, अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके लिए तो ये अच्छा मौका होगा कि इजराइल के खिलाफत भी करें और इसके साथ साथ अपने आप को मजबूत भी करें। आपका टेक इस पर विनोद दत्ता जी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जब कोई टॉप लीडरशिप का खात्मा होता है तो उसके बाद जो हियरार्किकल जो ऑर्डर है उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। और ऐसी कई तंजीमें हैं जो छोटे छोटे उसके जो ऑफशूट्स हैं, क्योंकि वो भी एक लीडरशिप का ख्वाब अपने दिल में या तवक्को या तमन्ना रखते हैं, और ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। और क्योंकि ईरान और इस तरह के जो देश हैं वो उनका समर्थन करेंगे, उनमें से जो नई लीडरशिप उभर के आएगी और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे आपने कहा, क्योंकि एनीबडी हु वील्ड्स अ स्वॉर्ड विल वील्ड द पावर। और आपने देखा होगा कि इन तंजीमों में कोई आप अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए या कहीं का भी ले लीजिए, कोई पर्सनालिटी ओरिएंटेड कुछ नहीं है। इट इज ओनली जब तक वो पावर है, जब तक वो उसके हाथ में तलवार है, तब तक वो ताकतवर है। तो इस तरह की जो तंजीमें हैं वो अपने आप का अपना जो सर है उसको उठाने की कोशिश करेंगी। लेकिन जैसा अभी एक वक्ता ने बताया था कि साहब अब गाजा वो गाजा नहीं रहा है, क्योंकि आप ये देखिए जिस तरह से गाजा को बिल्कुल जमींदोज कर दिया गया है, और खासकर फेज 1 में जिस तरह से नॉर्थ गाजा को बिल्कुल मटियामेट कर दिया गया था, तो इस तरह से और इजराइल वहां इतनी जल्दी इनको अब पनपने नहीं देगा। वही चीज वो सदर्न लेबनान में कर रहा है, उसको एक बफर जोन बनाने की कोशिश करेगा। आप हिजबुल्लाह की भी जो लीडरशिप है वो देखिए, उन्होंने टॉप लीडरशिप है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, चाहे वो नसरुल्लाह हो, चाहे अकील हो, अली हो, शकील हो, ये सारे लीडरशिप थी वो बिल्कुल खत्म है। और लोगों में इस तरह का कंफ्यूजन और डर बैठा हुआ है। आप ये देखिए, खमनाई साहब भी हर 7वें 8वें दिन अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरे जो वेस्ट एशिया है उसमें एक खौफ है, और इजराइल का जो परचम है वो लहरा रहा है, और इजराइल ने जो कहा है वो किया है। लेकिन बिल्कुल विनोद दत्ता साहब, लेकिन जो इजराइल की टैक्टिक है उसके बाद लोकेशन कोई क्या रखता है इससे शायद अब फर्क नहीं पड़ता ना। याया सिनवार की जिस तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया, मतलब उसके बाद तो लोकेशन नहीं भी पता हो, तो इजराइल जिस तरीके से अटैक कर रहा है वो एक डर होना लाजमी है। लेकिन आगे उसके क्या, ये किस तरीके से एस्केलेट होता हुआ नजर आएगा? उससे पहले दीपक वोरा साहब आपका एक काउंटर जल्दी से ले लेती हूँ और उसके बाद अनंग मित्तल आपके पास आऊंगे। मैं ज्यादा नहीं काउंटर करूंगा। हमारे जो स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स है, इन्होंने एलटीटी और हिजबुल्लाह को कंपेयर किया है। सर, मैं दोनों जगह रह चुका हूं सर। एलटीटी क्या चाहता था? Tamil Elam in East and North Sri Lanka. हिजबुल्लाह स्थान बनाना ना चाहता था इसराइल में। हिजबुल्लाह का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, वी आर डेडिकेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ इसराइल। इनको कंपेयर मत करिएगा सर, दिस इज अ वेरी सुपरफिशियल कमेंट दैट यू मेड। थोड़ा सा समझिएगा इसको। मैं तो प्रोफेशनल डिप्लोमेट हूं बहुत सालों से, और मैं जानता हूं कि इनके बीच में देयर इज नो कमेंट। फाइनली जो आप इसराइल की बात कर रहे हैं मैम, इसराइल इज फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल, the other fellows are fighting for the destruction of Israel. मानसिकता, जो लोग सर्वाइवल की लड़ रहे हैं वो मानसिकता नहीं बदलेंगे, जो दूसरे हैं उनको बदलनी पड़ेगी, and I don't see it. बट देन आलोक जी, पहले आप अपनी बात कर लीजिए। आलोक जी, आप जो कहना चाह रहे हैं वोरा साहब के। देखिए, मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि दोनों की विचारधारा से, मैंने दोनों संगठन एक जैसे ही ये बताया था। मैंने ये कहा कि कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो नेतृत्व के ऊपर आधारित होते हैं, जो नेतृत्व उनका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जेवीपी था एक जमाने में, नेतृत्व खत्म हुआ, जेवीपी डिसइंटीग्रेट हो गया। एलटीटी था, एलटीटी खत्म हो गया। उसी तरीके से ये कह रहा हूं कि हिजबुल्लाह का नेतृत्व खत्म होने के बाद हिजबुल्लाह जो है पहले जैसा संगठन कभी नहीं रहेगा।
मैं भी श्रीलंका में कई साल रहा हूं, मैंने भी वहां युद्ध किया है, तो मैं और कुछ कहना नहीं चाहता इससे ज्यादा, क्योंकि राजनयिक लोग ज्यादा जानते हैं, ज्यादा बेहतर समझते हैं। वो लोग कोलंबो में बैठ के ज्यादा जानकारी ग्रहण करते हैं। मैं जाफना और क्या कहते हैं त्रिंकोमली में रहा हूं, तो शायद कम जानता हूं। धन्यवाद। ठीक है, के सिन्हा साहब, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? जी हाँ, देखिए, यदि हम इस तरह से मिक्सअप कर जाएं कि इस्लामिक जिहाद, कट्टरता, वो सारी एक धरे रह गए और हम इसको पूरा का पूरा जियो पॉलिटिकली कि नेतन्याहू साहब रहना चाहते हैं, 1 साल से वो रह रहे हैं, नहीं तो वो कहीं गड्ढे में चले जाते, वो निकल जाते। ये जियो पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। सबसे बड़ी जो हमारी गलती है इन चीज़ों को यदि हम लोग बैठे, मेरा ऐसा मानना है, ये जियो स्ट्रैटेजिक है। और अमेरिका में भी ये कोई इलेक्शन सिलेक्शन की नहीं है। ये 5 जून नवंबर के अंदर में ये डेमोक्रेसी और ये डेमोक्रेट और रिपब्लिक, ये सब की लड़ाई नहीं है। अमेरिका भी जियो स्ट्रैटेजिकली लड़ता है। वो वेस्ट एशिया में ऐसे नहीं आता। जो करता है वो दिखता नहीं, और जो करता है वो दिखेगा, वो दिखाई देगा जब थर्ड वहां पहुंच जाता है। और वो जब अपना B2 बॉम्बर से मारता हुती को, तब दिखाई देता है। हम लोग यदि बचकानी वाली बातें करें ना, तो हम पूरे जिहाद को, ये ग्लोबल टेररिज्म को एक खटगरे में हम LTT को खड़ा कर दिए। अरे LTT अपनी इलम बनाना चाहता है। हम ये कहेंगे कल, ये इसका हम तुलना कर देंगे जितने भी हमारे 3 तंजीमें हैं पाकिस्तान से चलता हुआ, जो कि हमारे यहाँ पूरा जिहाद चला रखा है। तो हम देखिए, आपकी डिबेट में यदि हम लोग करें, अच्छी बातें हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं। मेरा ये मानना है, ये प्रोस्पेक्टिव नहीं है। 21वीं सदी का ये जियो पॉलिटिकल नहीं है, जियो स्ट्रैटेजिक शिफ्टिंग हो रहा है, हर एक सदी में होता है। यदि हम इस चीज को नहीं पढ़ पाते हैं, ट्रांस अटलांटिक से मेडिटेरियन, इंडो पैसिफिक, यदि आप कोरिया की बात करना शुरू करेंगी, वहां शिफ्ट होगा ये। तो यदि हम इसको ये कह दें कि नहीं, ये छोटी छोटी तंजीमें हैं, जिंदा रहेगा, मर जाएगा, कभी खत्म ही, तब तो हो गई। हम फिर वो मानेंगे ही नहीं कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तो भाई जिंदा ही रहेगा। ठीक है, वो जिंदा रहेगा, और हम उसको मान लें, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आनंद मेहता साहब के पास मैं जाना चाहती हूँ। साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका का जिक्र आया, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का भी जिक्र आया, इसको इस पूरे सिनेरियो को क्या अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के चलते इस इलेक्शन से जोड़ना आप जायज मानते हैं? जी हाँ, मैं जायज मानता हूँ। देखिए, राजनीति, घरेलू राजनीति इंटरनेशनल राजनीति में भी इम्पोर्टेंट होती है। तो फॉर डेमोक्रेट साइड के लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं अमेरिका में, जहां से इलेक्शन जीता जाएगा, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया में ज्यूइश पॉपुलेशन है, मिशिगन में मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो और उनके डोनर्स भी मुस्लिम हैं और इजरायली सपोर्टिंग ज्यूज भी हैं। तो उन दोनों को उनको बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम हो रही है कि डेमोक्रेट साइड पे उनकी काफी सारी लॉबिंग हो रही है कि या तो इजराइल को खुली छूट दें या फिर इजराइल को रोकें। और रिपब्लिकन साइड पे लोग सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो ये सब रुक जाएगा, इजराइल को भी रोका जाएगा और ये युद्ध नहीं होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा। आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट वाइज अगर डोनाल्ड ट्रंप भी आए, अगर जीते वो इलेक्शन में, तो मोस्ट लाइकली ये लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन मुद्दा यही है, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नेतन्याहू दूध के दूल्हे हैं, वो नहीं है, उनको भी राजनीति का सोचना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा यही है, इजराइल को डिटरेंस रिटर्न करनी है। दे हैव टू मेक श्योर कि उनका डिफेंस और उनका इस तरह का जो अक्टूबर 7 पे हादसा हुआ वो कभी ना हुए। तो जो वो आज करेंगे, जो वो नेक्स्ट मंथ्स में करेंगे, वो इलेक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे। नेतन्याहू इज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। वो सोचेंगे कि उनकी डिटरेंस कैसे रहे, ताकि कोई भी देश ये ना सोचे कि इस तरह का हम जो अक्टूबर 7 पे हुआ है वो फिर से हम करें इजराइल पे, टू पुट प्रेशर ऑन इजराइल। इसी बात को आगे लाते हुए दीपक बोरा साहब, जो अभी आनंद ने कहा कि ये जो नेतन्याहू का थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं उस बात से पैदा हुआ है जब यहूदियों पर जिस तरीके से हमले किए गए, फिर उसके बाद अपने आप को सरवाइव करते हुए इजराइल किस तरीके से यहाँ तक लेकर आया। और जाहिर बात है कि नेतन्याहू एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहते हैं, फिर वो कोई भी देश क्यों ना हो, कि अब हमको दबाने की कोशिश आप करेंगे तो हम दबने वाले नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। लेकिन ये रिटेलिएशन किस हद तक लेने के लिए इजराइल आपको तैयार नजर आता है? आपने ये बहुत अहम प्रश्न पूछा है। इनकी बैकग्राउंड आप जानते हैं, जनरल सिन्हा भी जानते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का जो भाई था, बड़ा भाई योनी नेतन्याहू, वो रेड एंटेबी में जब इन्होंने हमला किया था अपने जहाज को छुड़ाने के लिए और अपने बंदूकों को युगांडा में,
बहुत साल पहले, उसमें वो शहीद हो गए थे। एंड ही हैज फॉट फॉर इजराइल, सब जंग में ये लड़ा है। बेंजामिन, मैं तो मिला हूं, मैंने बात सुनी है इनकी, 20 साल उस एरिया में रहा हूं। ही इज कमिटेड टू द सेफ्टी ऑफ हिज कंट्री, और कुछ नहीं वो समझता। और अगर उसके लिए दुनिया को बताना पड़े, ये मेरा मानना है कि मेरे पास परमाणु हथियार हैं और मैं उनका प्रयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा। He may just do that. So, ये जो सरकार है यहाँ पर, कमिटेड टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल ऑफ इजराइल, और भारत जैसे उनके दोस्त जो हैं, हमारी भी कमिटमेंट यही है, सर्वाइवल ऑफ इजराइल। इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, विकिपीडिया में आपने पढ़ना है जो पढ़ लीजिए, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज इजराइल की सर्वाइवल पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक ऐसे एरिया में जहां पे डेमोक्रेसी का नाम कोई जानता नहीं है। सो इजराइल हैज टू सर्वाइव फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स सक्सेस फॉर द डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट। आलोक बंसल साहब, एक बार फिर से मैं वापस अपने उसी सवाल पर आती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी अलग अलग जंगी मैदानों का जिक्र किया है। ऑलरेडी पूरी की पूरी दुनिया इस तरीके के वॉर फ्रंट्स को देख रही है। जियोपॉलिटिकल चेंज की बात अभी अभी के सिन्हा साहब ने भी की है, लेकिन इस जंग के बीच में जो इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल रुकने वाला नहीं, इधर हमास की तरफ से भी रिटेलिएशन की बात हो रही है कि अगर इजराइल सोच रहा है कि हम यहाँ खत्म हो जाएंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक नेता का ये भी बयान आता है, वो भी रुकने वाला नहीं है। फिर अलग अलग कंट्रीज अलग अलग मोर्चों पर सबके साथ खड़े हुए हैं। तो हम एज इंडियन जब हम प्रधानमंत्री मोदी को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि उस युद्ध को एस्केलेट करने के लिए चिंगारी पर चिंगारी दी जा रही है कि ये भड़कता रहे, बस चलता रहे, इसका खत्म होना हमें नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि लोग चाहे जो भी कहें, हर चीज के पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य होता है, और राजनीतिक उद्देश्य इस वक्त युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता। अगर आप देखें, 1 साल हो गया, 1 साल, गाजा कितनी छोटी सी जगह है, अगर आप देखें जी, तो कितनी छोटी सी जगह है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया 1 साल के अंदर। हकीकत यह है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे वो मारे गए। अगर चाहते तो युद्ध खत्म हो सकता है, अन्यथा आप आखिरी आदमी तक लड़ते रहे। लेकिन कब तक लड़ सकता है? इजराइल के पास भी कुछ सीमाएं हैं। इजराइल एक कोई बहुत बड़ा राष्ट्र नहीं है, बहुत बड़ी जनसंख्या का राष्ट्र नहीं है। क्या परपेचुअली युद्ध पे रह सकता है? लगातार रह सकता है। अगर नवंबर के बाद अगर बंसल साहब, अगर आप ये उदाहरण कोट कर रहे हैं तो फिर तो अगर आप इजराइल की लिमिट बता रहे हैं तो मुझे फिर आई मस्ट मेंशन यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन की कितनी लिमिट थी ये हम सब जानते हैं, और रशिया किस हद तक जा सकता था ये हम सब जानते हैं, बट स्टिल यूक्रेन सर्वाइव सो फार। बट यूक्रेन को पूरे पश्चिमी देशों का सहायता है। हाँ। यहाँ तो पश्चिमी देश पूरी सहायता दे रही है। गाजा को किसकी समर्थन है? गाजा को तो आपने पूरी तरह से ब्लॉकेड कर रखा है, फिर भी आप 1 साल में नहीं कर पाए। देखिए, मिलिट्री साइंस इज अ डिफरेंट आर्ट। यूक्रेन इज अ डिफरेंट कंट्री। यूक्रेन को पूरे नेटो का सपोर्ट था, आज भी सपोर्ट मिल रहा है उसको, उसके वहां पे भी आज एक्सपोर्ट्स अलाउड है। गाजा कहां से? गाजा इज कंप्लीटली ब्लॉकेडेड। लेकिन उसके बावजूद 1 साल के अंदर आपका उद्देश्य तो नहीं खत्म हुआ ना। आपने जिनको मारना था मार दिया, लेकिन क्या है अब? क्या आपके एंड रिजल्ट क्या है? आप क्या ऑब्जेक्टिव है? ये तो अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया। अगर आपको खत्म करना है तो कब खत्म करेंगे आप? हमास को कब तक आप खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेरे विचार से। और अगर आपको चाहिए कि अगर युद्ध किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके की सिर्फ युद्ध से नहीं खत्म हो सकती। आप एक्सटर्मिनेट नहीं कर सकते पूरे सारी जनसंख्या को, और वो संभव नहीं है। और जहां तक सवाल अरब देशों का है, आपने बोला वो शांत क्यों? क्योंकि वो सब नहीं चाहते। वो हकीकत ये है कि वो अब आज सब लोग अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, सब चाहते हैं। अधिकांश अरब राष्ट्र जो हैं, उनकी जो हुकूमतें हैं वो इनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अरब स्ट्रीट नहीं है इनके साथ। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, अरब स्ट्रीट इज नॉट विद देम। और इसीलिए इन राष्ट्रों के लिए मुश्किल होगा कई चीजों में। जैसे सऊदी अरब और इजराइल का एक समझौता होने वाला था, वो अब नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब की जनता नहीं चाहती, हुकूमत चाहती है लेकिन नहीं हो पाएगा, और इसलिए इन सब चीजों को डिले हो रहा है। जैसे हमारा आईमैक था वो भी डिले हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस युद्ध के कारण। तो कई सारी चीजें हैं जो इसके कारण डिले होती चली जा रही हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि गाजा से हर अरब को आप निकाल देंगे, हर फिलिस्तीनी को निकाल देंगे, तो वो मुझे संभव नहीं लगता। ठीक है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, अब मैं आपके पास आती हूँ, फिर वोरा साहब, सिन्हा साहब एक क्लोजिंग कमेंट के लिए, और अनंग आपके पास भी मैं आऊंगी। विनोद दत्ता साहब, अगर सपोर्ट की फिर बात करते हैं, और अगर मैं आलोक बंसल साहब की बात को आगे बढ़ाती हूं, तो फिर क्या हम रशिया को इग्नोर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो अपने वॉर में इन्वॉल्व है?
फिर इसके साथ हम चाइना को क्यों हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना अपनी विस्तारवादी नीति में बिजी है। फिर इधर आप आ जाइए, आप बात कर लीजिए ईरान की, वो अभी चुप है, कह रहे हैं आलोक बंसल साहब की अभी नॉट इंटरेस्टेड। फिर इधर आ जाइए, आप सीरिया की बात कर लीजिए। तो क्या पूरा तरीके से एक सपोर्ट इन लोगों को खत्म है, या लगता है कि नहीं एक सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल, देखिए सपोर्ट कोई खत्म नहीं है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें आप देखिए रशिया, चाइना और टर्की, नॉर्थ कोरिया, ये सब एक धड़े में पिरो दिए गए हैं। और आपने देखा होगा जब ईरान में कई IL-76 लैंड किए, सामरिक सहायता दी गई, तो इन तंजीमों को जो इमदाद है, चाहे वो माली हो, चाहे वो सामरिक तौर पे हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, वो आती रहेगी। और ये इजराइल को भी पता था, जिस तरह के टनल्स वहां बनाए गए, जिस तरह का असला वहां वो किया गया, जिस तरह से कम्युनिकेशन सेंटर जो उनके लॉजिस्टिक्स नोड से वो वहां किए, तो ऐसा नहीं है कि इजराइल को इस बात का पता नहीं था, इजराइल को पता था। और ये जो सारा जो मेडिटेरेनियन वगैरह से जितना सपोर्ट आ रहा है, वो हमास और हिजबुल्लाह को आता रहेगा। अभी जिस तरह का सपोर्ट ईरान कर रहा है या बाकी के जो देश हैं वो कर रहे हैं, तो इन तंजीमों को, क्योंकि बिना पैसे के, बिना मॉरल सपोर्ट के, बिना माली इमदाद के ये तंजीमें सरवाइव नहीं कर सकती। आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख लीजिए कि जब तक का पाकिस्तान ने वहां दहशतगर्दी को सपोर्ट किया, वो चुप रहे। जब वो बंद हो गया वहां से फंडिंग, तो उन्होंने बंदूकें पाकिस्तानी सेना की तरफ तान दी। ठीक है, ठीक है। जल्दी से एक 30 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगी। अनंग, आपके साथ शुरुआत करूंगी, 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। जी देखिए, इजराइल गाजा के लोगों को सफा करना नहीं चाहता, वो हमास को सफा करना चाहता है, हेजबोला को सफा करना चाहता है, और वो ये नहीं चाहता। अगर वो कॉशन से एक्ट कर रहे हैं तो ये उनके पक्ष में है ये बात। अल्टीमेटली द प्रॉब्लम इज, मुद्दा यही है, इजराइल को डिटरेंस रिटर्न करना है, इसलिए वो ईरान पे हमला करेंगे। ये महायुद्ध नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो, लेकिन इजराइल को डिटरेंस रिटर्न करना है, क्रेडिबली रिटर्न करना है, ताकि October 7 कभी ना हो फिर से। ठीक है, के सिन्हा साहब, 30 सेकंड सर। के सिन्हा सर, 30 सेकंड सर। के सिन्हा सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, लगता नहीं है मुझे। दीपक वोरा सर, 30 सेकंड। आ रही है के सिन्हा। हाँ, आ रही है, पूर्णिमा साहब आ रही है। बोलिए सर, 30 सेकंड्स। देखिए पूर्णिमा जी, क्या होता है, दीज आर समथिंग कॉल्ड बैलेंस ऑफ पावर। 21वीं सदी के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर में, जिसको वेस्ट एशिया कहेंगे, वहाँ बैलेंस ऑफ पावर है। सारी कंट्रियां एग्जिस्ट करती हैं, मगर उसके डायनेमिक्स, और यही है पावर गेम, यही है। इसको आप जियोपॉलिटिकल कह लीजिए, जियो स्ट्रेटेजिकल कह लें। देखिए, इजराइल को यदि रहना है, मैं 2 नेशन थ्योरी से सहमत नहीं रखता हूँ। इंडिया ने भी यही बहुत बड़ी गलती की थी। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि 1 नेशन ही होता है। यदि चाइना के साथ हम 1 नेशन की बात करते हैं, मगर हम यहाँ पर 2 नेशन की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए, इजराइल में 20% जो कि उनकी आबादी है वो मुस्लिमों की है। ठीक है। 80% ही वहां पर यहूदी हैं। तो ऐसा नहीं है, को एग्जिस्टेंस होगा, और वो का एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। मगर बैलेंस ऑफ पावर के लिए आप ऐसे नहीं जिहाद चला सकते। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। दीपक वोरा साहब, जल्दी से 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। मैम 30 सेकंड से कम, मैं बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त डिबेट रही है। यू आर आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा लगा इन सब लोगों की बात सुन के। फाइनली नेतन्याहू साहब ने जो यूएस कांग्रेस को भाषण दिया था कुछ महीने पहले, उसको 100 बार सुनिएगा। उन्होंने कहा, वी आर नॉट फाइटिंग फॉर इजराइल, वी आर फाइटिंग फॉर यू अगेंस्ट रेडिकल इस्लाम। और अगर ये बात सही है मैम, जो हमारे लिए भी वो लड़ रहे हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा, पिज्जा कौन ले इजराइल, जीत इजराइल की होगी।